नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फिफ्थ एंड लास्ट important thing. Fifth and last important thing is try to ask questions to yourself. जो भी आपने याद किया है, जो भी आपने आज वीडियो देखा है, जो भी नोट्स बनाए हैं, उन्हें आप पढ़ लें, और यदि सुबह आपने किया है तो आप शाम को इवनिंग में आप उन्हें रिकॉल करने की कोशिश करें। क्वेश्चन पूछें खुद से, स्वयं से। होता क्या है कि आप लोग याद कर लेते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, एक काम कर लिया, बट यू नेवर आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ। आप अपने साथ खुद का सेल्फ क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको चाहिए कि जो भी हमने याद किया उसको, यदि हमने सुबह याद किया तो शाम को एकांत में बिना किसी में देखे खुद से क्वेश्चन करो कि आज मैंने क्या क्या टॉपिक पढ़ा, आज मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा, तो क्वेश्चन को रिकॉल करना है and try to give the answer of that question, and next ask other question to yourself and try to give the answer, and then next and next. अब अगले दिन आप इस क्रम को दोहरा सकते हैं, और दोहराना चाहिए। यदि आप इस प्रोसेस को अपनाओगे कंटिन्यूअसली तो आपके दिमाग में चीजें अपने आप आने लगेगी। जो आपने पिछला याद किया वो आपको याद आने लगेगा ऑटोमेटिकली। दिस इज द साइंटिफिक एंड नेचुरल वे डियर स्टूडेंट्स, बट वी आर नॉट यूजिंग दिस टेक्निक। हम केवल पढ़ लेते हैं और सोचते हैं परीक्षा में याद आ जाएगा, और परीक्षा में बैठते हैं और वहां पर कुछ भी याद नहीं आता है, और हम साथी के बच्चे से कहते हैं कि यार मैंने पढ़ा था, वो आगे का शब्द बता दो मुझे, ठीक है। वो आगे का शब्द आपने पढ़ा है, निश्चित तौर पर आपने पढ़ा है, याद किया है, बट एट द सेम टाइम व्हेन रिक्वायर्ड यू आर अनेबल टू एक्सेस द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस। दैट्स व्हाई यू ट्राई टू आस्क आंसर टू योर फ्रेंड्स। आप उसका आंसर अपने फ्रेंड से पूछने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी आपने ऐसा किया होगा शायद, यार मुझे आगे का बता दे, थोड़ा पढ़ा तो था मैंने, तो मैं कर लूंगा पूरा। सो दिस टेक्निक विल हेल्प यू अ लॉट। ये टेक्निक आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है, हेल्प करेगी आपकी, बट यू विल हैव टू डू, यू विल हैव टू यूज दीज टेक्निक्स। यस डियर स्टूडेंट्स, अगर आप अपनाएंगे तो निश्चित रूप से चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक याद रहने वाली है, और हमेशा याद रह सकती है यदि इन टेक्निक्स का आप यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विच विल बी विच विल हेल्प यू अ लॉट, जो आपकी बहुत मदद करेगी। सो लेट वी स्टार्ट our topic, our first chapter and lecture number first. We are going to start solid state. मैं सॉलिड के बारे में बात करना चाहूंगा। सॉलिड के बारे में आप लोगों ने कुछ 11th में पढ़ा है, और कक्षा 10वीं में भी आपने पढ़ा है, 9वीं में भी कुछ पढ़ा है। सॉलिड यानी होता है ठोस। हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। ओके, ठोस अवस्था। आप देख सकते हैं यहां पर जो पुरानी यादें हैं आपकी 11th कक्षा की, 10th कक्षा की, जहां आपने पढ़ा था कि ठोस में परमाणु बहुत पास पास होते हैं, उनके कण जो हैं वह इधर उधर नहीं आ जा सकते हैं, उनके मध्य में
आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से उनके अणु स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते हैं। ट्राई टू रिकॉल योर प्रीवियस थिंग्स। ओके, अगर आप पुरानी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और इससे जोड़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक मोर क्लियरली, मोर इजीली। ओके, नाउ हम वी विल डिस्कस जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सामान्य गुण, सॉलिड स्टेट के सामान्य गुण के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के साधारण जो गुण है वह कौन कौन से हैं। फर्स्ट, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ओके, ठोस निश्चित मास रखते हैं, वॉल्यूम रखते हैं एंड शेप रखते हैं। निश्चित आकार, आकृति और आयतन होता है। ओके, वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट दिस इन आवर 11th क्लास। यस डियर स्टूडेंट्स, सबने पढ़ा है, पढ़ चुके हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही पढ़ा, चैप्टर नंबर फर्स्ट में ही 11th क्लास की यूनिट फर्स्ट में पढ़ा था आपने। याद करिए उन चीज़ों को। दे हैव, सॉलिड्स हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। सेकेंड थिंग इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग between the constituent particles of the solid। यानी कि सॉलिड को बनाने वाले जो अणु होते, परमाणु होते हैं, जो अवयव होते हैं, उनके मध्य में आकर्षण बल जो होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है वह बहुत ज़्यादा होता है। सो दैट इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर वेरी शॉर्ट, कि उनके जो परमाणुओं के मध्य, अवयवों के मध्य दूरी बहुत ही कम हो जाती है। यू कैन सी इन दिस फिगर। देखिए बच्चों, ये देखिए आप, ये ग्रीन एटम है, फिर ब्राउन एटम आ गया, ग्रीन आ गया, ब्राउन आ गया, ग्रीन आ गया। सो देखो कितना पास पास है ये, ठीक है। यहां कुछ भी जगह नहीं है। इनके मध्य में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वह बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से ये अणु, इसके जो परमाणु है, ये बहुत पास पास आ जाते हैं, ठीक है। इसके कारण therefore their constituent particles have fixed position। जब पास पास आ गए, मजबूती से बंध गए, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी पोजीशन फिक्स हो चुकी है। दे आर अनेबल टू मूव फ्रीली। वह जो परमाणु है वह स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से वह बंध गए हैं मजबूत आकर्षण बल से। देखिए स्टूडेंट्स, ये देखो यहां पर जो मेरा पॉइंटर चल रहा है, इसके चारों तरफ, यहाँ ग्रीन इससे जुड़ा हुआ है, ये ब्राउन आ गया, ये ग्रीन, इसके बीच में यहाँ ब्राउन आ गया, ये ब्राउन, ये ब्राउन और ये ग्रीन। देखो कितना इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो वर्क कर रहा है यहाँ पर, है ना। सो ये इधर से उधर नहीं घूम सकते हैं, केवल अपनी एक पोजीशन पर ही, ये मेन पोजीशन पर ही ऑसिलेट करते हैं ये, ठीक है। ये जैसे यहाँ ऑसिलेट कर रहे हैं ना, वाइब्रेशन की तरह, इस तरीके से ही ये ऑसिलेट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर अनेबल टू मूव फ्रीली। ओके, अब इस अंतराण्विक जो इनका इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, ये बहुत ज्यादा होने के कारण इनके जो परमाणु है मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। समझ रहे हैं, बल एक दूसरे के आकर्षण बल के कारण ये बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, और इसी के कारण इनके जो परमाणु है, अवयवी कण हैं, वह स्वतंत्र रूप से इधर उधर नहीं भटक सकते, इधर उधर नहीं आ जा सकते हैं। इसी के कारण ठोसों का आकार, आकृति और साइज डेफिनेट होता है। डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ठोसों का आकार, आकृति और आयतन, ठीक है, मास निश्चित क्यों होता है, यही कारण है, इसके कारण डेफिनेट होता है।
ठीक है। दे आर इनकम्प्रेसेबल एंड रिजिड एंड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, इनको दबाया नहीं जा सकता है, ये रिजिड होते हैं, दृढ़ होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, यांत्रिक स्ट्रेंथ होती है इनमें, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, यांत्रिक रूप से मजबूत होते हैं ये, दृढ़, ठोस, कठोर, सभी सॉलिड, ठीक है, इनको दबाया नहीं जा सकता। नाउ वी विल रीड अबाउट types of solid. There are two types of solid based on the stability के आधार पर solid का प्रकार, true solid and pseudo solid, ठीक है। हम पढ़ेंगे पहले ट्रू सॉलिड। ट्रू यानी सत्य सॉलिड, वास्तविक, जिसे आप वास्तविक कह सकते हो, वास्तविक ठोस, और सूडो छद्म, छद्म ठोस, ठीक है ना, ठोस है लेकिन छद्म रूप में है वह। True solid, such solid which remain rigid and strength for a long time, ऐसे सॉलिड जो दृढ़ और स्ट्रेंथ बनाए रखते हैं लंबे समय तक, एंड डू नॉट लूज इट्स स्ट्रेंथ, और अपनी जो मजबूती है, स्ट्रेंथ है, उसे लूज नहीं करते हैं, दैट आर नॉन एज ट्रू सॉलिड, ठीक है। ऐसे सॉलिड जो लंबे समय तक रिजिड रहते हैं और अपनी मजबूती को बनाए रखते हैं, समय के साथ उनकी दृढ़ता और मजबूती कम नहीं होती है, ठीक है, उन्हें ट्रू सॉलिड कहते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट साथ के साथ जो मैं बोल रहा हूं उसे आप लिख सकते हैं। ऐसे सॉलिड जो समय के साथ अपनी मजबूती बनाए रखते हैं, दृढ़ रहते हैं, कठोर रहते हैं, समय के साथ उनकी दृढ़ता और कठोरता में कोई कमी नहीं आती है, ऐसे सॉलिड ट्रू सॉलिड कहलाते हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। NaCl, KCl एग्जाम्पल, शुगर, AgCu, Ag यानी सिल्वर, कॉपर, ठीक है। नाउ वी विल रीड सूडो सॉलिड, छद्म ठोस। अब इसका ये विपरीत हो जाएगा जो भी हमने ट्रू सॉलिड में पढ़ा, जो कि समय के साथ अपनी दृढ़ता और कठोरता और मजबूती को खो देते हैं, ठीक है। आप एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, लेकिन एक अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, तब आप दूसरा याद कर सकें। अपने आप लिख सकते हो आप उसे, बिना उसे रटने की तो आवश्यकता है ही नहीं, समझने की आवश्यकता है। हर चीज को रटकर आप लंबे समय तक चीजों को लर्न नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर ट्रू सॉलिड आपने अच्छी तरीके से पढ़ा और उसका हम विपरीत कर देंगे तो सूडो सॉलिड की डेफिनेशन हो जाएगी वह ऐसे सॉलिड जो अपनी स्ट्रेंथ समय के अनुसार अपनी मजबूती और दृढ़ता को खो देते हैं, ठीक है, दैट आर नॉन एज सूडो सॉलिड। सूडो सॉलिड। ओके डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल, गिलास, कांच, पिच, कोलतार, जिसे डामर कहते हैं हिंदी में, ठीक है। सो दिस आर द टाइप ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ड्यू टू टाइम। टाइम के अनुसार जो भी स्ट्रेंथ है
उसके अनुसार सॉलिड के दो प्रकार, ट्रू सॉलिड एंड सूडो सॉलिड, वास्तविक ठोस और छद्म ठोस। ठीक है, वास्तविक ठोस जो समय के साथ अपनी दृढ़ता कठोरता को बनाए रखते हैं, खोते नहीं हैं, वास्तविक ठोस कहलाते हैं। और सूडो ठोस जो समय के साथ अपनी दृढ़ता कठोरता का गुण को खो देते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड आर ऑफ टू टाइप बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सॉलिड्स आर ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के होते हैं। किस आधार पर? नेचर ऑफ ऑर्डर प्रेजेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ दियर कंस्टिट्यूट पार्टिकल, जो उनको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, उस सॉलिड को बनाने वाले जो पार्टिकल हैं उनके अरेंजमेंट के क्रम के आधार पर, अरेंजमेंट के क्रम की नेचर के आधार पर सॉलिड दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, किसी भी ठोस को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके ऑर्डर की नेचर के आधार पर, ठोसों को बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके ऑर्डर के नेचर के आधार पर ठोस दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, नाउ you can see here example of crystalline solid, diamond। ठीक है, डायमंड इज ए एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये जो प्लास्टिक की बोतलें वगैरह है ये सब आ जाता है एमोर्फस सॉलिड के एग्जाम्पल से। ठीक है, जिसमें, ठीक है प्यारे बच्चों, मैं समझता हूं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं आ रहा है तो आप बार बार इसको देख सकते हैं, पॉज करके समझ सकते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब होता है क्रिस्टलीय ठोस। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट लिख सकते हैं और उन्हें लिखना चाहिए। एमोर्फस सॉलिड, अक्रिस्टलीय ठोस। ठीक है, यहां भी आप हिंदी में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड कि ठोस को बनाने वाले कणों के ऑर्डर की नेचर के आधार पर ठोसों का प्रकार। मैं जो बोल रहा हूं उसके आधार पर आप अपने नोट्स लिख सकते हो। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अब हम क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर और उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या उनमें विशेषताएं होती है। You can see at your screens a table। आप अपने स्क्रीन पर एक टेबल को देख सकते हैं जहां पर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलीय सॉलिड का अध्ययन करेंगे। यहां पर है विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषता, और यहां पर संबंधित जो ठोस है उसकी विशेषताओं के बारे में लिखा हुआ है। हम पहले बात करेंगे साइज एंड शेप। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। तो जैसा हमने पहले पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड सॉलिड तो हैं, डेफिनेट इनका कैरेक्टरिस्टिक होती है, ज्योग्राफिकल स्पेशल ज्योग्राफिकल शेप होती है इनकी। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योग्राफिकल शेप, यानी कि इनका विशेष अभिलाक्षणिक आकृति आकार होता है।
हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिख सकते हैं, इंग्लिश की जगह पर आप ये हिंदी में जो मैं लिख रहा हूँ उसे लिख सकते हैं। बट लेकिन एमोर्फस सॉलिड हैज एन डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योग्राफिकल शेप, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं इनका विशेष अभिलाक्षणिक आकार आकृति नहीं होती है। यस डियर स्टूडेंट्स, विशेष अभिलाक्षणिक आकार आकृति इनका नहीं होता है। अब हम सेकंड पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं गलनांक। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी साथ के साथ लिखते चले गलनांक। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड आर मेल्ट ऑन डेफिनेट टेम्परेचर। क्रिस्टलीय जो ठोस हैं यह निश्चित तापमान पर मेल्ट होते हैं, पिघलते हैं, गलते हैं। जब इन्हें गर्म किया जाता है तो इनका एक पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होता है, पर्टिकुलर गलनांक बिंदु होता है। वह बिंदु आते ही क्रिस्टलीय ठोस जो मेल्ट होने लगते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, एंड उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वह बहुत ही हाई होता है, शार्प होता है। ठीक है, दीज आर मेल्ट एट ए शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड आर मेल्ट एट ए हाई टेम्परेचर, ओके, बट amorphous solid gradually soften over a range of temperature। एक निश्चित तापमान के बाद ये कुछ कमजोर हो जाते हैं। ठीक है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये कम होता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, शार्प होता है। ठीक है, उच्च होता है। और एमोर्फस सॉलिड का निम्न होता है। ठीक है, और ये इन्हें थोड़ा, एमोर्फस सॉलिड को थोड़ा सा ही टेम्परेचर जब मिल जाता है तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज का मतलब होता है विदलन। विदलन का मतलब होता है जैसे ये कोई चीज है, इसे बीच में से काट दिया, ठीक है ना, चाकू से बीच में से काट दिया, इसे कहते हैं विदलन क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अक्रिस्टलाइन सॉलिड को जब काटेंगे तो क्या होगा, तो व्हेन कट विद अ शार्प एज्ड टूल, क्रिस्टलाइन सॉलिड स्प्लिट इनटू 2 pieces and the newly generated surfaces are प्लेन एंड स्मूथ। ठीक है, जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटा जाता है तो ये 2 भागों में टूट जाता है और नई जो सरफेस बनती है वह नई जो सरफेस आती है, जैसे आप यहां से देख सकते हैं ये जो ठोस है इसे हमने यहां से काटा और ये 2 हिस्सों में कट जाएगा इस तरीके से। तो ये सरफेस इसकी चिकनी और ये सरफेस भी इसकी चिकनी सतह होती है। ठीक है, बट अक्रिस्टलीय ठोस जो हैं उनकी ये जो सतह है वह खुरदरी होती है इस तरीके से। ठीक है, और इर्रेगुलर सरफेस होती है, यानी कि खुरदरी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज
हीट ऑफ फ्यूजन, इनकी गलन की ऊष्मा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट विदलन वाले टॉपिक में लिख सकते हैं कि जब इन्हें काटा जाता है तब इनकी ये दो भागों में कट जाते हैं और नई सतह जो बनती है वह स्मूथ और प्लेन होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड के लिए, जबकि अक्रिस्टलीय सॉलिड में सतह इरेगुलर होती है, स्मूथ नहीं होती है। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं कि खुरदरी सतह, नई बनने वाली सतह, नई बनने वाली जो सतह होगी वो कैसी होगी, खुरदरी होगी, और जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्मूथ, चिकनी होगी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हीट ऑफ फ्यूजन की। हीट ऑफ फ्यूजन, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव अ डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। इनका निश्चित, जिस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट होता है, इनका सर्टेन होता है, उसी तरीके से हीट ऑफ फ्यूजन भी डेफिनेट होती है, सर्टेन होती है क्रिस्टलीय सॉलिड की, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की हीट ऑफ फ्यूजन डेफिनेट नहीं होती है। ओके, फिफ्थ पॉइंट, एनिसोट्रोफी। एनिसोट्रोफी का मतलब होता है एनाइसोट्रोफी, विषमदेशिकता। समदेशिक और विषमदेशिक ठोसों में ये दो तरह के गुण पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। समदेशिक और विषमदेशिक। एनाइसोट्रोफी का मतलब होता है समदेशिकता एंड आइसोट्रोफी का मतलब होता है समदेशिकता। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ये अनाइसोट्रोफिक होते हैं, बट अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह आइसोट्रोफिक होते हैं। ठीक है, अब हम इसके बारे में आगे अध्ययन करेंगे। अभी आपको यही याद रखना है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर एनाइसोट्रोफिक बट amorphous solids are isotropic. Now we will discuss about nature of crystalline solid and amorphous solid. Crystalline solids are true solid, but amorphous solids are pseudo solid, and we have earlier read about is pseudo solids and true solids. हम अभी थोड़ी ही देर पहले ट्रू सॉलिड्स के बारे में और सूडो सॉलिड्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नाउ वी विल रीड पॉइंट नंबर 7, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स। जो ठोस को निर्माण करने वाले, ठोस को बनाने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अरेंजमेंट होता है, वो अरेंजमेंट का जो क्रम है वह कैसा होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर, दीर्घ परासी व्यवस्था होती है इनकी। इनका क्रम कैसा होता है, दीर्घ परासी क्रम होता है, और इनका अल्प परासी क्रम। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज लॉन्ग रेंज ऑर्डर ऑफ देयर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, बट amorphous solid has short range order of their constituent particles. Now we will know about examples of this, of crystalline solid and amorphous solid. अब हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के और अक्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल के बारे में जानेंगे
NaCl, मेटल कोई धातु NaCl यानी कि नमक, डायमंड एंड क्वार्ट्ज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, एंड रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास आर एग्जाम्पल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस वीडियो को बार बार पॉज करके देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाली है। लेकिन आपको वॉच करना होगा, आपको अपने नोट्स बनाने होंगे, अगेन एंड अगेन आप वॉच करिए, देन यू विल अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली। नाउ यू कैन सी अ पिक्चर एट योर स्क्रीन। बच्चों आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर एक पिक्चर चल रही है। देखो इसके साइड के कोने कितने चिकने हैं, ये कटे हुए कोने कटे हुए हैं, ये सॉलिड्स के। मैं समझाना चाहता हूं आपको क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड एमोर्फस सॉलिड, क्रिस्टलाइन क्लीवेज प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये यहां देखिए आप, उसके बारे में देखिए आप। ये क्रिस्टलीय सॉलिड है जिसकी सतह कितनी चिकनी है, ठीक है, और अमोर्फस सॉलिड्स की ये सतह खुरदरी होती है जहां से कटा हुआ होता है। ये देख सकते हैं आप, ये सॉलिड कटा हुआ है चारों कोनों से अच्छे तरीके से, और इसकी जो सतह है वह आपको चिकनी दिखाई दे रही है। ओके, नाउ वी विल नो अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अब हम यहां पर देखेंगे क्रिस्टलीय ठोस की संरचना और अक्रिस्टलीय ठोस की संरचना को हम देखेंगे। ये देखिए, हम पहले क्रिस्टलीय ठोस की संरचना को देखेंगे। देखो प्यारे बच्चों, यहां पर एक निश्चित एक फिक्स पैटर्न है परमाणुओं का। देखिए आप यहां पर, ये Na है, Na के बाद ये Cl आ गया, फिर यहां देखिए आप Na आ गया, Cl आ गया। तो देखिए आप, इसके बाद यहाँ Na, फिर यहाँ Cl, फिर Na, ओके। और फिर तो देखिए ऊपर से नीचे एक फिक्स पैटर्न है, वो जहाँ यहाँ पर आपको और विस्तार करके बताया गया है। ये देखिए, ये Cl, ये Na, ये फिर Cl, यहाँ Na, Cl। तो देखिए यही क्रम, इसके बाद में फिर ये वापस आया, फिर इस तरीके से एक के बाद एक निश्चित एक फिक्स स्ट्रक्चर है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में इस तरह का फिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है। यहां आप देख सकते हैं, यू कैन सी हियर अ फिक्स स्ट्रक्चर ऑफ कंस्टिट्यूंट पार्टिकल्स। इसी को यहाँ पर और माइक्रोस्कोपिक समझाया गया है। तो दिस इज ए डेफिनेट स्ट्रक्चर ऑफ दियर कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। पर्टिकुलर उनके जो बनाने वाले अवयवी कण हैं उनकी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, कि वो वहीं पर रहेंगे और इसी क्रम को बार बार दोहराया जाता है एक निश्चित एक अंतराल के पश्चात। ये क्रम टूटता नहीं है इनमें, ठीक है। नाउ वी विल सी स्ट्रक्चर ऑफ अमोर्फस सॉलिड। अब आप इसमें देखिए, नीचे आपको एमोर्फस सॉलिड का स्ट्रक्चर बताया गया है। तो देखो इसमें कोई स्ट्रक्चर का पता ही नहीं चल रहा है, ओके। वी कांट रिकॉग्नाइज a fixed structure, a fixed pattern in this figure। हम पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि इसमें पैटर्न क्या है। तो मेरा मतलब ये है आपको समझाने का कि जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनका एक निश्चित ज्यामितीय पैटर्न होता है, ठीक है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में ऐसा निश्चित ज्यामितीय ज्योमेट्रिकल पैटर्न नहीं होता है, ओके।
अब इसको आप और इजी वे में देख सकते हैं। देखो अब आपके सामने एक और फिगर है क्रिस्टलाइन सॉलिड का और एमॉर्फस सॉलिड का। तो देखो आप यहां पर ये जो ब्लू पार्टिकल्स हैं, ब्लू, और इसके बाद में ये देखो ये यहाँ पर डेफिनेट एक स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, ये यहाँ पर आ गए सारे के सारे, फिर एक सीध में ये यहाँ पर आ गए, फिर एक सीध में ये यहाँ पर आ गए। इधर से भी यदि अपन इनको देखेंगे तो पूरा फिक्स पैटर्न है इनका, डेफिनेट पैटर्न। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ द पार्टिकल्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ डेफिनेट ज्योग्राफिकल पैटर्न। ये देखो आप, इसी तरीके से ये दूसरे जो पिंक कलर के हैं उनका भी फिक्स पैटर्न है, यू कैन सी फिक्स पैटर्न। ओके, तो देखो चारों तरफ से इनका पैटर्न बिल्कुल फिक्स है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसीलिए इनको क्रिस्टलाइन सॉलिड कहते हैं। जबकि अब हम जब एमॉर्फस सॉलिड की संरचना में देखते हैं, देखिए आप एमॉर्फस सॉलिड की स्ट्रक्चर में, तो देखो कहीं कहीं पर जो ये ब्लू वाले जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में बंद नहीं है, कहीं पर फिक्स जगह पर नहीं है। पिंक वाले भी इसी तरीके से अनियमित जगह पर हैं। ठीक है, तो इसे हम अनियमित ज्योग्राफिकल पैटर्न कहते हैं। इनका एमॉर्फस सॉलिड्स का पैटर्न जो है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का ये अनियमित होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोस में नियमित पैटर्न होता है। अक्रिस्टलीय ठोसों में अनियमित पैटर्न होता है उनके अवयवी कणों का। क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज अ डेफिनेट पैटर्न, डेफिनेट ज्योग्राफिकल पैटर्न ऑफ देयर कंस्टिट्यूट particles, but amorphous solid hasn't definite geographical pattern of their constituent particles. Okay, now we will read anisotropy and isotropic. Anisotropic and isotropic. So crystalline solids are anisotropic. क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वह एनाइसोट्रोपिक होते हैं। दैट इज सम ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शोज डिफरेंट वैल्यूज व्हेन मेजर्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द सेम क्रिस्टल। यानी कि एक ही क्रिस्टल में, एक ही क्रिस्टलीय ठोस में जब अलग अलग दिशाओं से अपवर्तन और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोधकता और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स अपवर्तनांक। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स केयरफुली सुनेंगे। क्रिस्टलीय ठोस का जब हम विभिन्न दिशाओं में इन गुणों का अध्ययन करते हैं, कौन से गुणों का? विद्युत प्रतिरोधकता का और अपवर्तनांक का अध्ययन करते हैं एक ही ठोस में। जैसे ये ठोस है, ये कोई भी ठोस है, ये बना दिया। जब विद्युत प्रतिरोधकता का इस डायरेक्शन में अध्ययन करेंगे या फिर अपवर्तनांक का इस डायरेक्शन में करेंगे या फिर विद्युत प्रतिरोधकता का इस डायरेक्शन में किया या इस डायरेक्शन में किया, तो हर डायरेक्शन में इनकी जो वैल्यू है वो डिफरेंट आती है। ओके, क्रिस्टलीय सॉलिड की वैल्यू डिफरेंट आती है। क्रिस्टलीय सॉलिड के कौन कौन से गुणों का? विद्युत प्रतिरोधकता का
और अपवर्तनांक का जब अध्ययन किया जाता है विभिन्न दिशाओं में एक ही क्रिस्टल में, इसी क्रिस्टल में देखिए, जब इसी क्रिस्टल में यहां पर एक तो है ये वाला विद्युत प्रतिरोधकता का अध्ययन करेगा, इसमें किया हमने, और इसमें किया अपवर्तनांक का। तो इस डायरेक्शन में जो वैल्यू है वह अलग होगी और इस डायरेक्शन में जो वैल्यू है वह अलग होगी, इन दो गुणों का, विद्युत प्रतिरोधकता का और अपवर्तनांक का। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इस गुण को एनाइसोट्रोपिक कहते हैं, ठीक है। लेकिन आइसोट्रोपिक में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आइसोट्रोपिक में ये गुण समान होते हैं, आइसो यानी समान, एनाइसोट्रोपिक का मतलब होता है विषम देशिकता। ठीक है। तो ये जो आपके सामने एक और उदाहरण है, यह है क्रिस्टलीय ठोस है। देखो इसमें एक निश्चित पैटर्न है, पहचानेंगे कैसे कि कोई भी चीज क्रिस्टलीय ठोस है, तो हम एक निश्चित पैटर्न से पहचान पाएंगे। यदि आपको दिया गया है कोई भी ठोस और उसमें पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, उसमें परमाणु दिए गए हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो वी कैन easily recognize the pattern and then we can say that this is a crystalline solid or amorphous solid। हम उसका स्ट्रक्चर को देखकर पहचान सकते हैं कि यह क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है। तो यहाँ देखो ये जो उदाहरण दिया गया है, ये वाइट पिक्चर में, ये देखो फिक्स पैटर्न आ रहा है, ये रेड कण फिक्स पैटर्न में है और ये यहाँ से भी, ये ब्लू वाले भी देखो फिक्स पैटर्न में है, बिल्कुल एक के बाद एक, एक के बाद एक। अब देखो ये एक डायरेक्शन है इसमें और इस डायरेक्शन में, ये देखो इस गुण, ये जो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में दोनों गुणों का, विद्युत प्रतिरोधकता का और अपवर्तनांक का, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड रेफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों की जो वैल्यू है वो डिफरेंट आती है एनाइसोट्रोफी में, क्रिस्टलाइन सॉलिड में, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये जो गुण है विद्युत प्रतिरोधकता का और अपवर्तनांक का, विभिन्न दिशाओं में मान अलग अलग आने का, इस गुण को एनाइसोट्रोफी कहते हैं। और इसके विपरीत गुण को, जो कि अक्रिस्टलीय ठोसों में होता है, उसमें विभिन्न दिशाओं में विद्युत प्रतिरोधकता और अपवर्तनांक का जो ये मान है, किसी भी एंगल से लिया जाए मान समान आता है एमोर्फस सॉलिड में, ठीक है। तो मैं समझता हूं ये बहुत अच्छी तरीके से अब आपको समझ में आ गया होगा। यदि नहीं आ रहा हो तो आप वीडियो को पॉज करके, रिवर्स करके वापस देख सकते हैं, सुन सकते हैं, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। एक चीज और पढ़ी थी हमने, शॉर्ट रेंज दीर्घ परासी व्यवस्था, दीर्घ परासी क्रम और अल्प परासी क्रम। ये क्या चीज होती है प्यारे बच्चों? ये जो ऑर्डर है, ये है जो कंस्टिट्यूंट जो पार्टिकल्स हैं, उनको बनाने वाले ये जो पार्टिकल्स हैं, वह लंबे समय तक यदि एक जैसे हैं, जैसा कि क्रिस्टलीय ठोसों में होता है। क्रिस्टलीय ठोसों में फिक्स पैटर्न लंबे समय तक चलता रहता है, वो टूटता नहीं है, तो इसे दीर्घ परासी क्रम कहते हैं, ठीक है। जबकि एमोर्फस सॉलिड्स में एक निश्चित अंतराल के पश्चात एक डेफिनेट जो क्रम यदि होता है तो वह
टूट जाता है और उसके बाद अलग ऑर्डर आ जाता है, उसके बाद अलग क्रम आ जाता है, फिर अलग क्रम आ जाता है। बात समझ रहे होंगे आप लोग कि जो इनको बनाने वाले जो पार्टिकल्स हैं, यदि वह एक के बाद एक ही ज्योमेट्रिकल ऑर्डर में हैं, एक ही ऑर्डर में हैं, तो वह दीर्घपरासी क्रम होता है, और यदि ऐसा नहीं है तो वह शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, अल्पपरासी क्रम होता है। क्रिस्टल हैज ए लॉन्ग रेंज ऑर्डर विच मीन्स, जिसका मतलब यह है दैट देयर इज ए रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली, बार बार एक निश्चित अंतराल के पश्चात, निश्चित आवर्त के पश्चात वह अपने आप को दोहराते हैं, ठीक है, ओवर द एंटायर क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल में यही क्रम होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं दीर्घपरासी क्रम। यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट, देखो ये जो ऑर्डर है, इसमें देखो ये एक स्ट्रक्चर जो दिख रही है आपको, ऐसा का ऐसा ही ये है, इसमें है, और इसके पश्चात में ये सेम स्ट्रक्चर इस तरीके का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसमें भी बन रहा है, ये हेक्सागोनल, ये हेक्सागोनल, एक निश्चित पैटर्न है, ऑर्डर, ये टूट नहीं रहा है, और ये सभी दिशाओं में पूरे क्रिस्टल में, एंटायर क्रिस्टल में एक यही डेफिनेट पैटर्न होता है, ठीक है। और अपने आप को ये पैटर्न दोहराता है, ये टूटता नहीं है। ये किस में होता है? क्रिस्टलाइन क्रिस्टलीय ठोसों में होता है, ठीक है ना। रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स विच रिपीट इटसेल्फ पीरियोडिकली, ओके, ओवर द एंटायर क्रिस्टल। लेकिन शॉर्ट रेंज ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। इन सच अरेंजमेंट अ रेगुलर एंड पीरियोडिकली रिपीटिंग पैटर्न इज ऑब्जर्व ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत कम समय के, कम दूरी के लिए ऑब्जर्व होता है, और उसके बाद अलग पैटर्न आ जाता है। यहाँ देखिए आप, इसमें ये देखो, ये इर्रेगुलर पैटर्न है, आप आसानी से देख सकते हैं कि यहाँ पर हेक्सागोनल पैटर्न टूट गया, यहाँ है, यहाँ टूटा हुआ है, फिर यहाँ थोड़ा सा है, इसके बाद अलग तरीके का, फिर ये टूट गया, ठीक है ना। तो अनियमित पैटर्न है उनके अवयवी कणों का। तो ये किस में होता है? एमोर्फस सॉलिड में। शॉर्ट रेंज ऑर्डर किस में पाया जाता है? एमोर्फस सॉलिड में, अक्रिस्टलीय ठोस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है, एंड क्रिस्टलीय ठोस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर पाया जाता है। नाउ वी विल रीड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड के क्लासिफिकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्लासिफिकेशन, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। क्रिस्टलाइन सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वह बहुत मैटर करता है, क्योंकि क्रिस्टलीय जो सॉलिड है वह है ही इस कारण क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं, उनको जो बनाने वाले पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है, वह बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस फोर्स इज मैटर, ओके। तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और बॉन्ड्स दैट होल्ड द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स टुगेदर, जो कि उनके बनाने वाले जो पार्टिकल्स है उनको पकड़े हुए है, वो जो फोर्स, उसके आधार पर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड आयनिक सॉलिड, थर्ड मेटालिक सॉलिड, फोर्थ कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। तो on the basis of this type, crystalline solids are of 4 types: molecular solid, ionic solid, metallic solid and covalent solid। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। इंटरमोलिकुलर फोर्स के आधार पर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलीय सॉलिड 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स विशेष रूप से केयरफुली सुनेंगे, ध्यान देंगे, हर चीज़ को मैं यहाँ
लिख नहीं सकता हूं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं उसे आप पॉज कर कर बार बार रिपीट करके सुन सकते हैं और अपने नोट्स अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। तो फर्स्टली वी विल रीड अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, आणविक ठोस, मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं। मॉलिक्यूलर ठोस का मतलब होता है आणविक ठोस। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखते रहे साथ में। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस। मेटालिक का मतलब होता है धात्विक, धात्विक ठोस। और चौथा है कोवेलेंट, इसका मतलब होता है सहसंयोजक, कोवेलेंट ठोस। ठीक है, ठोस। फर्स्टली वी विल रीड अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड, वी विल रीड अबाउट सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। देखो प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर सॉलिड की कुछ विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी कौन कौन सी विशेषताओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड की। कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, बॉन्डिंग यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी फिजिकल नेचर के बारे में पढ़ेंगे, उनकी इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे और उनके एग्जाम्पल्स जानेंगे। ठीक है, इन गुणों के बारे में हम यहां पर अध्ययन करेंगे। अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर ऑफ 3 टाइप। ओके, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का मतलब होता है अध्रुवीय आणविक ठोस। पोलर मॉलिक्यूलर ठोस सॉलिड्स का मतलब होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। हाइड्रोजन बॉन्डेड का मतलब होता है हाइड्रोजन बंधित ठोस। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड यानी कि अध्रुवीय आणविक ठोस, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स मतलब ध्रुवीय आणविक ठोस, हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड यानी कि हाइड्रोजन बंधित ठोस। नाउ फर्स्टली वी विल नो अबाउट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। हम सबसे पहले अध्रुवीय आणविक ठोस के बारे में के गुणों के बारे में जानेंगे। ये जो ठोस है अध्रुवीय आणविक ठोस, इनके जो बनाने वाले पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं। ओके, अणु अणु मिलकर इनको बनाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स जो हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स ऑफ नॉन पोलर molecular solid. Yes, and between the molecules dispersion forces या लंदन बल, जिसे लंदन फोर्स भी कहते हैं, डिप्रेशन फोर्सेस लंदन बल वर्क करता है बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देयर आर dispersion force or London force is working between molecules. Okay, now what is the physical nature of non-polar molecular solid? Is soft. Polar molecular solids are physically soft nature. Okay, and these are non-conductor of electricity, है ना। ये इलेक्ट्रिसिटी
प्रवाहित नहीं होने देते हैं अपने में से, ठीक है। विद्युत कुचालक होते हैं ये। हिंदी वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे विद्युत कुचालक, ठीक है। ये कोमल, ये लंदन बल, गलनांक की जब बात करेंगे तो बहुत ही कम, अति निम्न, एग्जाम्पल्स है N2। देखो N2 मॉलिक्यूल है, अणु है, दो नाइट्रोजन परमाणु मिलकर N2 बनाया तो ये मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है। ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है। F2 CO2 CCl4 आर्गन, ओके। नाउ वी विल रीड अबाउट पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि ध्रुवीय आणविक ठोस। तो these solids are made up of also molecules, and between molecules dipole interaction is working, ठीक है। मतलब द्विध्रुव आकर्षण बल काम करता है इनके मध्य में। द्विध्रुव आकर्षण बल, ठीक है। एंड दीज सॉलिड्स आर फिजिकली सॉफ्ट नेचर, दीज आर ऑल्सो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। एग्जाम्पल्स आर HCl and SO2। नाउ वी विल रीड अबाउट थर्ड पार्ट ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड विच इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। हाइड्रोजन बंधित जो ठोस है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। एंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स देयर आर हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, ओके। हाइड्रोजन बंद होता है, ये इसे हिंदी में लिखने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन, बॉन्डिंग की जगह बंद। एंड बट दीज आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टर होते हैं ये भी, नॉन कंडक्टर होते हैं, यस नॉन कंडक्टर होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। एग्जाम्पल H2O, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो सो दिस वाज अबाउट मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड दिस वाज अबाउट द टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आर 3: नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू होम असाइनमेंट। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि कहीं कहीं पर आपको कहीं दिक्कत लगे तो यू कैन वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन and you can watch again and again, that's so that you will understand these topics easily। आपके समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू होम असाइनमेंट, आई एम गिविंग यू सम क्वेश्चन that you have to do this answer of this, you have to give answer of this question, okay। first question is why are solid rigid। solid ठोस rigid क्यों होते हैं, ठीक है, दृढ़ क्यों होते हैं solid। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स लिखेंगे ठोस दृढ़ क्यों होते हैं। Why, question number 2,
वाई डू सॉलिड्स हैव ए डेफिनेट वॉल्यूम, सॉलिड का निश्चित द्रव्यमान क्यों होता है, निश्चित वॉल्यूम सॉरी निश्चित आयतन क्यों होता है। ठोस का निश्चित आयतन क्यों होता है। थर्ड क्वेश्चन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज एमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से जो एग्जाम्पल नीचे दिए जा रहे हैं उनमें से आपको क्रिस्टलीय ठोस ढूंढने हैं और अक्रिस्टलीय ठोस ढूंढने हैं। पॉलीयूरेथीन, नेफ्थेलिन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, फाइबर ग्लास एंड कॉपर। इनमें से आपको क्रिस्टलाइन एंड अमोर्फस सॉलिड फाइंड करना है। ठीक है, सो दिस इज योर डेली होम असाइनमेंट विच विल बी गिवन डेली, जो आपको डेली दिया जाएगा एंड you have to give answers of these questions. You have to write answers of these questions in your notebook. Okay dear students, so now I would like to finish today's lecture. Thank you and be safe and wear mask at your home and when you go एट एनी अदर प्लेसेस। मास्क हमेशा पहनिए, सैनिटाइज करते रहिए हाथों को, यह हमें कोरोना से बचाएगा। साथ ही यदि आपको यह क्लासेस अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को हमारी जो वीडियोज़ है ये कंटिन्यूसली मिलती रहे। So thank you very much to watch our videos. Thank you.